एजुकेशन इज अ माइंड गेम। कोई चैप्टर कितनी वेटेज का है ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना टाइम देना है। सो अगर पढ़ा है, डाउट है, तो डाउट को अलग से एक रजिस्टर में मेंटेन कीजिए कि दीज आर माय डाउट, ये मेरे डाउट्स हैं। ये सभी आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बने। एक तरफ मेरा ब्रेन होगा और दूसरी तरफ आपका ब्रेन होगा, तभी तो आप अच्छे से समझोगे। क्या हाल चाल बच्चों, तो कैसे हो आप लोग भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होगा। क्लास में आप आ चुके हो, बहुत अच्छे मार्क्स से लेके आए हो आप। बट प्रॉब्लम यह है कि अब आगे क्या करना है। जब यह बात आती है कि आगे क्या करना है, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग कि फ्यूचर में आप जो है अपने मार्क्स को कैसे अच्छे से सिक्योर कर पाओगे, क्योंकि 11th में भी तो जाना है। सो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी इस पूरे जो एग्जाम टेन्योर में 10th के, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। खासकर ज्योग्राफी को लेके, जहां पर मैप वर्क इतना होता है, उसके बाद थ्योरी इतनी डिटेल्ड होती है, कई बार वो बच्चों को ऐसी लेंदी लगती है। सो क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्या हमारे डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, क्या गुड हैबिट्स होती हैं, क्या बैड हैबिट्स होती हैं, और सबसे बड़ी बात, सर इस लिमिटेड टाइम में, इस लिमिटेड बुक के साथ कैसे सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करें, क्योंकि लिमिटेड मार्क्स कोई नहीं चाहता, मैक्सिमम मार्क्स की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रेटेजी आईसीएसई 10th की ज्योग्राफी को लेके, जहां पर आपको शायद यह स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत कामयाब होने वाली है। सो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए बच्चों। सो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए, एजुकेशन इज अ माइंड गेम। जो आप पढ़ रहे हो वो कोई लेबर वर्क नहीं है जिसको आज पढ़ा जाए और शरीर के साथ बहुत मेहनत लगा दी और वो काम खत्म। ऐसा नहीं है। जब आप एजुकेशन सेक्टर में बात करते हो, जब आप लर्निंग की बात करते हो, तो आपको इस तरीके से चीजों को लर्न करना होता है कि वो एक लॉन्ग टेन्योर में जो है ना सस्टेन कर सके और आपके माइंड में आपके साथ रह सके, ताकि आपको जब नेक्स्ट ईयर वो चीज आपके साथ जैसे ही आपको नजर आए तो आप उस चीज को फास्टली क्विकली रिकॉल कर पाओ। सो एजुकेशन इज अ माइंड गेम। यहां पर क्या चीजें हैं बच्चों, आपको कोई भी चीज जो है ना वो रटने का काम नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता बच्चों? रटने का काम नहीं करना है। यानी कि आप कोई भी चीज जो कर रहे हो उसे रटना नहीं है, उसे रट्टाफिकेशन नहीं करना है। रट्टाफिकेशन नहीं करना होता है, क्योंकि आपके सामने चीजें हैं वो बनाई गई हैं समझने के लिए। दूसरी बात जो बेसिक है, आपको चीज को बहुत स्लोली जो है ऑब्जर्व करना आना चाहिए। स्लोली ऑब्जर्वेंस रहनी चाहिए चीजों को लेके, क्योंकि आपके सामने इतने सारे सब्जेक्ट हैं। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आराम से चीजों को देखना। यह होता है एजुकेशन के साथ माइंड का गेम। ना आपको रटना है, ना आपको तेज चलना है। दो बातें तो आपकी यहां पे क्लियर है। किसी भी चीज को देखते के साथ ही उस पर हमला मत कर देना, कहीं छाती पीट पीट के रोना मत शुरू कर देना, हे भगवान, हे प्रभु, ये कितना सारा आ गया। सो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी हाय तौबा नहीं मचानी है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से चलेंगे सब्जेक्ट के साथ। ये दो चीजें आपके माइंड पे प्रेशर बना सकती हैं। रट्टाफिकेशन कैसा होता है बच्चों, आज पढ़ते हो आज तक ही याद रहेगा, ये भी गारंटी नहीं है। कल तक की तो बात बहुत दूर की है। जैसी चीजें सिमिलर आएंगी, रट्टाफिकेशन टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, स्लोली चीजों को ऑब्जर्व करके चलना है, क्योंकि आगे याद रखने की है। नेक्स्ट द थिंग इज कि जो आपका माइंड है ना, इस पे प्रेशर नहीं डालना एकदम से। क्या होता है कि कई बार, क्योंकि हमारी स्टूडेंट जो लाइफ होती है उसमें हमें बहुत कुछ सीखना है, हर चीज को सीखने की जो है ना हमारे अंदर मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि हमें ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वो चीज सीखने से पहले उसके एक प्रोसेस होता है। एकदम से कोई चीज नहीं होती। आप 10th में एकदम से नहीं आए, तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग विद द पेशेंस। किसी भी टॉपिक को, ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक है, बहुत प्यार से देखो। सॉइल है, ठीक है, मान लिया। क्लाइमेट है, क्या है, ठीक है। क्लाइमेट में क्या क्या है वो ध्यान से हम उसको समझेंगे। समझने के बाद हम क्या करेंगे, रीड 1 देते हैं उसको। रीडिंग 1 देंगे, एंड वो सीरियसली नहीं देनी होती है। रीड 1 कैसा होता है, आप कोई भी चीज एक बार में पढ़ते हो वो याद नहीं होती है, उसे थोड़ा सा वक्त लगता है। फर्स्ट रीडिंग करी, थोड़ा सा देखा, अच्छा ये टर्म है, ये क्लाइमेट होता है, ये वेदर है, ये मॉनसून है, ये नेचुरल वेजिटेशन है, ये रिवर्स यहां से गई है, ओके ठीक है, समझ लिया। उसके बाद जो सेकंड रीडिंग होगी वो रिमेंबरिंग की दीजिए। रिमेंबरिंग की कैसे? जब आप सेकंड रीडिंग दे रहे होंगे तो फर्स्ट रीडिंग की चीजों को याद करने की कोशिश करना। मुझे क्या याद है, याद है वो तो फिर भी याद रहेगा, जो नहीं याद है उसको रिमेंबर यहां पर करना हमें पड़ेगा। लास्ट जो आता है
वो आता है राइटिंग। अब आपने जो कुछ सीखा अल्टीमेटली क्या है, मुझे आता बहुत कुछ है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से जब मैं एग्जाम में लिख नहीं पाता हूं तो। सो द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ हैबिट ऑफ गुड राइटिंग। अच्छा लिखना आना चाहिए आपको। अच्छी राइटिंग मतलब वो नहीं, गुड रिटर्न होना चाहिए प्रैक्टिस में, मतलब कि आपको अच्छे से लिख पाओ। एक कोई क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, आपके पास 2 ही पॉइंट याद आ रहे, अरे अभी अभी, ये सब नहीं चलेगा ना। आपके माइंड में अगर चीज आपने बहुत प्यार से समझी होती, बहुत पेशेंस के साथ समझी होती, तो आज आप 5 पॉइंट्स लिख पाते। जनरली स्टूडेंट के साथ यही होता है, फर्स्ट 2-3 पॉइंट तो बहुत जल्दी फटाफट लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उन्हीं को घुमाकर, इन अदर वर्ड सो एज टू देयरफॉर हेंस, ये सब नहीं मांगता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप क्लियर कट इंफॉर्मेशन उसको दें कि वो क्या आपसे पूछ रहा है, आप क्या बता रहे हो। जैसे तैसे यूं की चूंकि ये सब नहीं होता है। ये स्ट्रेटेजी आपको समझानी पड़ेगी। माइंड है, बहुत सॉलिड चीज है आपके पास, एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि अगर आप कुछ करना चाहो तो इस माइंड के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो आईएएस बन जाओ, आप चाहे तो डॉक्टर बन जाओ, आप चाहो तो बेरोजगार हो जाओ, और आप चाहो तो फिर इससे बहुत इंटेलिजेंट भी बन सकते हो, क्योंकि माइंड सबके पास है। बट अगर कोई कंज्यूम नहीं करना चाहता, उसको यूज नहीं करना चाहता, तो भाई साहब फिर वो उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो दिमाग है ना, उसकी जो रेंज है ना, वो यार बियॉन्ड द लिमिट है। वो आप सोच ही नहीं सकते कोई क्या सोच सकता है, कुछ भी हो जाए। तो इंटेलिजेंसी लेवल किसी का कितना हाई हो सकता है ये आप सोचना भी नहीं। बट हमें क्या है, अपने इंटेलिजेंसी लेवल को बनाना है। कोई भी शुरुआत बाय बर्थ कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रैस्प करते हैं। अच्छे इंटेलिजेंट पीपल ना, लोग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसे अपने दिमाग में रिएक्शन देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर रिएक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं। ऐसे नहीं, आपका मान लो टीचर ने बोला गेट आउट, कि आप क्लास में शोर मचा रहे हो, अब चल दिए, नहीं, मैम से पूछो, मैम ठीक है, गलती हो गई, नहीं करूंगा अगली बार। दैट इज दी बेस्ट रिएक्शन। कि भाई मतलब आप एकदम सी रिएक्शन ना दो, कोई हाय तौबा नहीं है, मैडम ने बोला गुस्से में चलेगी, नुकसान किसका, अपना। चीजों को पहले समझो, रीडिंग 1 दो, रीडिंग 2 दो, रिटर्न करो, देखो क्या लिख पा रहे हो, क्या नहीं लिख पा रहे हो। नहीं लिख पा रहे, फिर प्रोसेस घुमाओ दोबारा। और ध्यान रखना, सच्चाई बात यह कि नई नई बुक सबको अच्छी लगती है, नई नई बुकों पे नए नए नाम बहुत अच्छे, मार्क कर देंगे, पेंसिल मार्कर सब कर देंगे, बट उसके बाद देखना बुकों को कितना पढ़ते हो, फिर अपनी बुक पढ़ने का मन नहीं करता, फिर आप घूमते हो कि भाई मुझे कोई और समझा दे। क्यों समझा दे, अपनी बुकों पे पढ़ो। नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूं कि कैसे क्लास 10th की शुरुआत की जाए, कैसे क्लास 10th की शुरुआत की जाए, आई थिंक ये मिसप्रिंट है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। क्लास 10th की जो शुरुआत है बच्चों, वो कैसे की जाए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी के पास अगर जाते हो, आप जिस क्लास में जाते हो आपको पहले मैडम पता करनी होती है। जैसे कि पूछते हो, अच्छा वो वाली मैम, अरे वो तो हमारी मैम है, और शी वाज अ गुड टीचर एट दैट टाइम, और अभी भी वो पढ़ा रही है तो बहुत अच्छी है। तो मेरे टाइम जब थी वो मैम बहुत अच्छी थी यार, आज भी मुझे पढ़ा रही है, तो ये भी अच्छी बात है। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, कमर्शियल स्टडीज है, कंप्यूटर है, अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट है। क्या है मेरे सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट्स को पहचानिए। जैसा कि मैं ज्योग्राफी को बता रहा हूं, तो ज्योग्राफी को समझिए कि ज्योग्राफी में है क्या। उसके बाद फिगर आउट दी टोटल चैप्टर्स। टोटल चैप्टर कितने हैं यार, स्ट्रेटेजी ऐसे थोड़ी है कि पूरे दिन ज्योग्राफी पढ़नी है। टोटल चैप्टर लीजिए, डिवाइड कीजिए, उनको उनके एम के अकॉर्डिंग रखिए। ये चैप्टर सबसे ज्यादा चैप्टर मार्क्स का है, तो मुझे इसे सबसे ज्यादा टाइम देना है। जो कम मार्क्स का उसे कम टाइम देना है। फोकस ऑन देयर वेटेज, यही मैं बता रहा हूं। चैप्टर की प्रिपरेशन लेंथ पे नहीं होनी चाहिए। कोई चैप्टर कितना बड़ा है उस पर बहुत टाइम देना है, कोई चैप्टर बहुत छोटा है इस पर कम टाइम लगेगा, नहीं। कोई चैप्टर कितनी वेटेज का है यह डिसाइड करेगा कि आपको कितना टाइम देना है। समझ रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज प्लान अकॉर्डिंगली। जब पता चल जाए कि किस चैप्टर की, सपोज कीजिए क्लाइमेट जो है आपका अच्छे खासे मार्क्स का है, सो यू हैव टू एलोकेट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू दैट चैप्टर, कि हाँ भाई मेरे को इतना टाइम देना है। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग, तो ये टाइम बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि जो भी दिया है फिर वो भी क्यों दिया है। सो द मेन थिंग है कि आप जो है जितना भी टाइम दे वो इतना प्लेंटी होना चाहिए जितना कि उस चैप्टर को रिक्वायर्ड था। ऐसा नहीं कि छोटा चैप्टर है तो आपने कम टाइम दिया, हो सकता है उस चैप्टर से ज्यादा आस्किंग हो क्वेश्चंस की। चलते हैं नेक्स्ट, क्या हो सकती है हमारी स्ट्रेटेजी। नॉट टू डू थिंग्स। मैंने क्यों टू डू थिंग्स को पहले नहीं लिखा, क्योंकि दुनिया में ना गलत चीज जो है, जल्दी चीज जो है सीखी जाती है। बच्चे को अगर मना करो कि ये नहीं करना, तो बच्चा पहले वो ही करता है कि क्यों नहीं करना, मैं भी देखता हूं। आपकी हैबिट में, ह्यूमन हैबिट में हमेशा ही बहुत बड़ा पंगा है। जिस काम से आपको रोका जाए आप वही काम पहले करने की कोशिश करते हो। ऐसे में ही हमारी नॉट टू डू थिंग्स आती है। उसमें 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको कभी नहीं करनी। नॉट टू थिंक सो मच। किसी भी एग्जाम में
चाहे वो 10th हो, 9th, जब आप आ ही गए करके 10th 11th आगे कोई भी एग्जाम आप करोगे फ्यूचर में, जो भी एग्जाम्स आप दोगे, ज्यादा नहीं सोचना होता है। ज्यादा इसलिए नहीं सोचना होता क्योंकि आपको पढ़ना है पहले तो सब्जेक्ट, ये तो क्लियर है। अब उसको दिनों रात जो है मंदिरों में जाकर या कहीं और बैठकर उसको ये कहना कि ये भगवान उससे पेपर लीक हो जाए, ये आपदा आ जाए, बोर्ड वाले दिन क्लास ना हो, ये ना हो, वो तमाम जो आप एंटिसिपेशंस लगाते हो दिमाग में, वो नहीं लगानी। क्लास है, सब्जेक्ट है, पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। डोंट थिंक सो मच। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ बुक्स। ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, XYZ जितनी भी पब्लिकेशन है इकट्ठा करके बुक सेलर नहीं बनना, किताबें नहीं बेचनी, आपने पढ़ना है। और पढ़ाई के लिए वन बुक इज सफिशिएंट, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ज्यादा बुक्स होंगी तो ज्यादा टाइम आपको चाहिए होगा, उतना टाइम है नहीं, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। आपको उसी टाइम में सारी बुक पढ़नी है। क्या पढ़ सकते हो? नहीं। तो फिर इतनी बुक्स कलेक्शन क्यों करनी? और ना ही मुझे दुकानदार बनने का शौक भी है। सो डू नॉट कलेक्ट सो मेनी बुक्स। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मोबाइल। बहुत बड़ी आफत है जिंदगी में आज ये मोबाइल। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर अगर मोबाइल यूज नहीं करेंगे तो आपकी क्लास कैसे देंगे? लैपटॉप पे देख लो, आप भी तो मेरे साथ दिमाग लगाते हो ना, तो वैसे ही दिमाग लगाओ। मोबाइल इतनी सी स्क्रीन होती है, इतनी सी स्क्रीन में मैं क्या ही नजर आऊंगा, आपकी आंखों पे कितना स्ट्रेन पड़ेगा, कितनी पेनिक मतलब आईज को सिचुएशन में आप ले जा रहे हो कि उसको आंखें दर्द होंगी। छोटी सी स्क्रीन पे आप लगे हुए हो, बड़ी डिस्प्ले पे देखो ना, टीवी में चलाओ, आजकल तो चलता है ना, एंड्रॉइड टीवी आ गए, आजकल तो सिस्टम टैबलेट होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है। जरूरी है मोबाइल पे देखना? सिर्फ बहाना है। मेरी क्लास चलते चलते अचानक से इंस्टा पे मैसेज आएगा, हाय आर यू देयर, बस यू गो देयर, और हेयर नो वेयर, किधर भी कुछ भी नहीं है इधर, तो यहां से तो सब गायब है, आप पहुंच गए कहीं और। सो ये और समस्या है। तो यूज ऑफ मोबाइल बैन कर दो। पढ़ रहे हो, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल खेलोगे उस टाइम मोबाइल देखना। नेक्स्ट इज क्लास स्पैमिंग, द मोस्ट डेंजरस थिंग। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में क्लास स्पैमिंग बहुत खतरनाक होती है, दोनों तरफ से खतरनाक है, दोनों साइड। मतलब जो बच्चा कर रहा है वो भी डेंजरस सिचुएशन में अपने आप को ले जा रहा है, क्योंकि वो फिर पढ़ेगा ही क्या, वो क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा, वो उन बच्चों के लिए भी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर उसके मैसेज पे कहीं ना कहीं जो है देख रहे होते हैं, तो उससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है। साथ ही साथ टीचर के लिए भी एक बहुत खतरा है, क्योंकि जब आप पढ़ने ही नहीं आए हो तो फिर आप आए क्यों हो? सो क्लास स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी टीचर पढ़ाए किसी वक्त, कोई भी सब्जेक्ट आपका जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्लास टॉक्स। चाहे वो आपके स्कूल की क्लास हो, चाहे वो पीडब्ल्यू की क्लास हो, कहीं पर भी पढ़ाते समय बातों की जो कन्वर्सेशन है उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक बार में एक ही की सुन सकते हो, या तो आप मेरी सुनोगे या आप अपने साथ वाले की सुनोगे। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप मेरी सुनते हो तो आपको चीजें सीखने को मिलती हैं, बट जब आप अपने साथ वाले की सुनते हो तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। सो क्लास में बातें जितनी कम करी जाएं उतना अच्छा है। टीचर की सुनवाई होनी चाहिए, बिकॉज लर्नर को एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। गुड लिसनर नहीं हो तो बेकार हो जाओगे, क्योंकि जब सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो क्लास में नहीं आएगा, जब क्लास में नहीं आएगा तो एग्जाम में क्या खाक आएगा, और जब खाक आएगा ना तो मार्क्स भी जो है ना बहुत बढ़िया 0 आएगा। सो वो सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज टू डू थिंग्स। क्या करें सर, इतनी बुराइयां बता दी, सब कुछ त्याग दे, मोबाइल त्याग दे, सब फोड़ दे, इंस्टा भी छोड़ दे, बोलो तो क्या करें? जिंदगी में बचा ही क्या है? क्यों नहीं बचा है जिंदगी में? जिंदगी में बचा है टेक क्लास ऑन टाइम। समय पर काम करिए, समय पे क्लास लीजिए, समय पे सोइए, समय पे खाइए, सबसे अच्छी बात है। रिवाइज इट प्रॉपरली। केवल टीचर के पढ़ाने से चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपको बहुत बारी रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत बार रिवीजन लेना पड़ेगा, कई चीजें डाउट में आएंगी, टीचर से डिस्कशन होगा, उसके बाद भी समझ में नहीं आएंगी, फिर डिस्कशन होगा, उसके बाद शायद समझ में आएंगे, और नहीं भी आए तो फिर डिस्कशन होगा, बट एट द एंड अगर आप उस चीज के पीछे लगे रहे तो वो चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट थिंग इज नोट डाउन योर डाउट्स। हम हर समय पढ़ने की कोशिश जब भी करते हैं, सर डाउट्स आते हैं, सो आएंगे अगर आप पढ़ते हो तो। सो अगर पढ़ा है, डाउट है, तो डाउट को अलग से एक रजिस्टर में मेंटेन कीजिए कि दीज आर माय डाउट्स, ये मेरे डाउट्स हैं और ये मुझे अपने टीचर से पूछने हैं, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो आपके जोगिंदर सर हो, या आपके कोई भी टीचर हो। सो अपने डाउट्स को लिख के रखिए, क्योंकि डाउट्स जो है ना वो प्रॉब्लम है। कई बार बच्चा कहता है मुझे, सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने एग्जाम्स की। सो मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है।
आपको एनालाइजेशन करना है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भैया मैंने गलती कहां की और मुझे इंप्रूवमेंट की कितनी जरूरत है। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, जो होना है वो तो होना है, बस अच्छा होना है, ये आपके हाथ में होना है, और बुरा करने के लिए तो बहुत लोग हैं दुनिया में। सो नेक्स्ट थिंग इज आस्क देम टू योर मेंटर्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन गो अहेड विद योर मेंटर। मेंटर के पास जाइए, मेंटर से पूछिए ये मेरे डाउट्स हैं, प्लीज इन्हें सॉल्व कीजिए। मेंटर ने शायद आपसे ज्यादा अच्छे लैंग्वेज में उसे पढ़ा होगा, या फिर वो अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर पाएगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएगा। ये जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब टीचरों की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाएं। शायद उनको वो बुक्स, वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाई है, शायद वो काम हम कर पाए। सो इट्स आवर ड्यूटी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द इश्यूज। जब आप टीचर के पास जाते हो तो अपनी बातों को, अपने डाउट्स को पूछते हो, तो उनको समझो कि टीचर क्या समझा रहा है। हर वक्त अपनी तरफ से ले जाना कि मुझे आप समझा के दिखाओ, यह चैलेंज नहीं होना चाहिए। एक गुड लर्नर होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए। अपने आप को एडेप्टिव बनाओ, अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि आप जो है, जो भी आपके सामने चीजें हैं, आप उन्हें सीख सको। चैलेंज दुनिया में हर वक्त देना नहीं होता, किसी वक्त चैलेंज को बहुत शांति से एक्सेप्ट करके चलना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स लेके आने। उसी टीचर से बहस कर रहे हो कि तू मुझे समझा के दिखा, और उसी ने पेपर जो है कल को अगर मान लीजिए क्लास में यूनिट टेस्ट चेक करने, फेल कर देंगे। सो वो सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज लर्निंग स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए सर। किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय कुछ तो स्ट्रेटेजी रहती है। द फर्स्ट इज ट्राई टू रीड चैप्टर्स बिफोर टेकिंग क्लास। मेरी क्लास में आए हो, शिग्रफ मैम की क्लास में जाओगे, या फिर किसी भी टीचर की क्लास में आप जाओगे, आपके पास बुक थी, आप उसे पढ़कर नहीं गए, टीचर पे जाते के साथ ही आप गए, अचानक से एक न्यू टर्म आ गई, एंड यू विल बी शॉक्ड, नो आइडिया। तो गेट दैट आइडिया बिफोर रीचिंग इन क्लास। आप क्लास में जाने से पहले कृपया करके अपनी बुक को पढ़कर जाएं। एक बार पढ़ लो, थोड़ा चीज अंदाजा लग जाएगा, टीचर आज क्या क्या क्या, क्या करा सकता है, कौन सा टॉपिक कराने वाला है, ये सब का आइडिया लग जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज अटेंड योर क्लासेस प्रॉपरली। चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो पीडब्ल्यू की हो, क्लासेस को प्रॉपर अटेंड करना बहुत जरूरी है। बहुत केयरफुली आपको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। जब क्लास में ध्यान ही नहीं होगा तो पेपर में क्या खाक ध्यान लगेगा, यह भी एक समस्या है। तो क्लासेस को बहुत ध्यान से सुनिए। ट्राई टू मेक हैंड रिटन नोट्स। टीचर पढ़ाती है तब सुनिए, मैं पढ़ाता हूं तब सुनिए। कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है उस समय रिटन नहीं करना होता है, उस समय चीजें सुननी होती है। वो आपको सुनवाने के लिए बोल रहा है, उसने आपको ये नहीं बोला लिखवाने के लिए। लिखने के पास आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उसको 10 बार रिपीट कीजिए, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। रेगुलरली टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके डीएचएस हैं, आपके डीपीपीस हैं, लगातार टेस्टिंग है स्कूल में, यूनिट टेस्ट है, ये सभी आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बने हैं। और इससे भी बड़ी बात, जब लाइव क्लास में आप होते हो सो आपके जो पोल्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं और को गाइड करते हैं कि यू आर गोइंग इन अ राइट वे और रॉन्ग वे। सो चॉइस आपके पास है कि आप कितने पोल्स को अटेम्प्ट करते हो और आप कितनी जल्दी आंसर देते हो। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें अगर बहुत टाइम ले रही हैं दिमाग में कि मुझे हाँ याद आया, बहुत समय गया इसमें, और टाइम इज प्रीशियस, समय बहुत कीमती है, क्योंकि वो भी एक रिसोर्स का पार्ट है और रिसोर्स लिमिटेड है। नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू रिवाइज ऑल थिंग्स 2 to 3 टाइम्स। किसी भी चीज को एक बार में नहीं याद किया जा सकता, यह बात सच है। रास्ता याद नहीं होता लोगों को, लोग गूगल मैप के सारे चलते हैं। आप अपने टॉपिक को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक आपको वो याद नहीं होता। यहां पे 2 to 3 टाइम्स केवल उनके लिए जिनको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनको बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज को पिक करने में। सो यार आपको टाइम लगता है तो आपके लिए 2-3 नहीं 5-6 भी हो सकता है, कोई चिंता नहीं है। सो आप उस मेथोडोलॉजी के साथ भी जाइए। नेक्स्ट थिंग की बात करें तो आपके ज्योग्राफी के चैप्टर्स आते हैं। टोटल चैप्टर्स 8 हैं, जो कि आपका लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट है, सॉइल रिसोर्सेज है, नेचुरल वेजिटेशन है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, देयर इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन एंड दी ट्रांसपोर्ट। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फ्रेंड्स जो है वो सीबीएसई से भी आते होंगे, और सीबीएसई वाले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ये बात भी सच है। इनमें से बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी से मैच करते हैं, ये बात और भी सच है। अगर इनकेस
इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन दीज टॉपिक्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में मुसीबत हो रही है, सो आप प्लीज आप यहां भी स्विच करके उस टॉपिक को समझ सकते हो। आपको टॉपिक लिखना, आपको ये वहां पे ये नहीं बोलने वाले हो, ना इससे कोई सेंस बनने वाला है कि आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है। आपने टॉपिक का आंसर लिखना, आप यहां से वो चीजें सीख सकते हो, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है आईसीएसई में कई चीजों का थोड़ा सा टफनेस दिखाई दी, थोड़ा टर्म्स को लेकर, थोड़ा डिटेलिंग को लेकर। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आप स्विच कर जाइए, उस टॉपिक को पढ़िए और वापस अपने टॉपिक पर पहुंच जाइए। इनमें से ज्यादातर टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी हैं, तो इतनी पैनिक नहीं लेनी। हमें दो, अगर हमें बुक कलेक्ट ही करनी है तो हम एनसीईआरटी और आईसीएसई की बुक को कंबाइन करके भी तो पढ़ सकते हैं। जो लोग बुक परचेज नहीं कर सकते वो ऑनलाइन से देख लें, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, और क्या कर सकते हैं हम। जब सब कुछ पढ़ लोगे, पूरी क्लास कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो ये चीज, ये पिक्चर होने वाली है। एक तरफ मैं होगा और एक तरफ आप होगे, यानी कि एक तरफ मेरा ब्रेन होगा और दूसरी तरफ आपका ब्रेन होगा। ये जो इंटरचेंज हो रहा है ना बच्चों, ये गुड वे का होना चाहिए, ये गुड वे का होना चाहिए। इसमें गुड लर्निंग होनी चाहिए, गुड लिसनिंग होनी चाहिए, गुड रिवीजन होनी चाहिए, गुड आस्किंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की। ये सब चीजें होनी चाहिए। मेरे और आपके बीच में इतनी बातचीत होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स को लेके, डाउट्स को लेके, चीजों को लेके, कि आप भी एक दिन ये कहो कि हमारे माइंड से जो चीजें, सर के माइंड से जो हमारे माइंड में जो चीजें आई, वो हमें पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये स्ट्रेटेजी होती है किसी भी चीज को समझने की, क्योंकि जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, आपको अच्छे तरीके से ना बताई जाएंगी, ना समझाई जाएंगी, ना पढ़ाई जाएंगी, तो आपको भी अच्छे तरीके से ये सब रिसीव नहीं होने वाली हैं। सो आपके गुड लर्नर के पीछे गुड प्रीचर भी होना जरूरी। मतलब प्रीचर मतलब जैसे प्रीच करेंगे, उपदेश देंगे, जैसे मैं जाऊंगा, अगर मैं आपको अच्छे से बताता हूं तभी तो आप अच्छे से समझोगे। अगर मैंने आपको चीजें अच्छे से नहीं बताई तो आप क्या ही चीजों को समझोगे। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिंदगी में। कोई भी काम करना, बट एकदम से छलांग मत मार दिया करो कि भाई साहब हाँ मैं जो इस काम को कर जाऊंगा और बहुत अच्छे से कर जाऊंगा। ये इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खतरनाक हो सकता है। मेंढक भी जिस कुएं में रहता है तो उसे पता होता है उसका जो दायरा है वो कितना है और ऊपर क्या हो सकता है। कोई भी आपकी जो पावर है, आपकी जो मजबूती है, जो आपकी पोटेंशियल है, वो आपका सबसे बड़ा वेपन है, और वो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। आप चीजों को पढ़ें, समझें, दुनिया को समझाएं, 10 बार अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, क्योंकि अल्टीमेटली लोग रिजल्ट मांगते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई करी। सो ये सब चीजें आप समझ के चलना।